ओके। अब आप देखिए इसमें आप जानते ही हैं हिंदी में दो चीज़ें ही पूछी जाती हैं। एक क्या है व्याकरण, दूसरा क्या है हिंदी शिक्षण शास्त्र। इससे आपको 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और इससे क्या आते हैं 15 नंबर के। दोनों की वैल्यू क्या हो जाती है 30 अंक। ये आपका हिंदी का चैप्टर है। यह किसी भी पेपर में आता है, चाहे प्राइमरी हो या 6 to 8 हो, कोई भी पेपर हो, हिंदी में 30 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपसे। नहीं, इंग्लिश नहीं, हिंदी की बात करते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। तो इसमें चाहे आप प्राइमरी की परीक्षा देते हों 1 से 5 के लिए या 6 to 8 के लिए, हिंदी का इम्पोर्टेंस अधिक है। और आप अन्य में क्या है, अगर आप हिंदी में 20 के ऊपर या 25 नंबर अगर आप प्राप्त कर सकते हैं तो आपका, अगर इसमें आप 25 नंबर 25 अंक आप बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए दो चीज़ें हैं, ट्रेजेडी बनानी पड़ती है कि हम कैसे, जब तक आप इसका कोई प्लान या योजना नहीं बनाएंगे तब तक सीटेट की परीक्षा नहीं निकलेगी। जिसमें से आप जैसे लैंग्वेज फर्स्ट लेते हैं, हिंदी रखते हैं, कोई संस्कृत लैंग्वेज फर्स्ट रखता है, या अन्य 3 विषय से विशेष रूप से रखे जाते हैं, जिसमें से हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। यह कॉमन रूप से ये 3 विषय लैंग्वेज में विशेष रूप से बच्चे लेते हैं। वैसे उर्दू भी है, अन्य भी भाषाएं हैं, लेकिन जो संख्या होती है हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। तो 2 लैंग्वेज आपको चूज करना होता है। 6 to 8 में क्या है, 2 लैंग्वेज, किसी में 2 लैंग्वेज आपको क्या करना होता है, चूज करना होता। तो या तो हिंदी लीजिए, या तो ये फर्स्ट हिंदी ले लिए, दूसरा कोई अंग्रेजी भी ले सकता है, दूसरा संस्कृत भी ले सकता है, या संस्कृत ले लीजिए, हिंदी ले लीजिए, वो बात एक ही है। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो ये चाहे लैंग्वेज आप, तो 2 लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए। तो अगर 2 लैंग्वेज लेते हैं, हिंदी एंड संस्कृत, मान लीजिए हिंदी और संस्कृत दोनों भाषा है, तीनों भाषाएं हैं, तीनों क्या हैं, तीनों भाषाएं होती हैं। तो आप देखिए, अब आप ये मान करके चलिए कि इससे आपको 60 नंबर क्वेश्चन आपको लैंग्वेज से आने हैं। तो अगर आप 60 नंबर में अगर 50 नंबर प्राप्त कर लेते हैं, अगर 60 में से आप क्या कर सकते हैं 50 नंबर प्राप्त कर लेते हैं, तो आपको सफलता मिल जाएगी। उसकी 100% गारंटी है कि अगर हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश हो, अगर 2 विषयों में मिल करके आपने 50 अंक प्राप्त कर लिया तो माने 100% के चांस हैं कि आपका रिजल्ट निकल जाएगा। इसके बाद जैसे मान लीजिए आप क्या करते हैं, 30 नंबर की CDP आती है, 30 नंबर की क्या आती है CDP। तो आप देखिए 30 हिंदी हो गई, 30 मान लीजिए चाहे संस्कृत लिख लीजिए,
या अंग्रेजी लिख लीजिए, बात एक ही है, जो भी लिया हो। और 30 नंबर का क्या है, पेडोलॉजी होती है, शिक्षण पर आधारित हो गया। 90 नंबर, 60 नंबर आपका आता है सामाजिक विज्ञान, और एक विज्ञान वर्ग। माने ये क्या होते हैं, दो वर्ग हो जाते हैं, एक विज्ञान वर्ग में आते हैं और एक सोशल साइंस में। अगर आप कला वर्ग के हैं, आर्ट के हैं, तो जिसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस होगा। अगर साइंस में है तो मैथ और विज्ञान होगा। अगर आप साइंस वर्ग की हैं, आप भरेंगे ना कि आप किस वर्ग से हैं, कला वर्ग से हैं कि विज्ञान वर्ग से हैं। तो जब आप विज्ञान वर्ग से भरेंगी तो उसमें आपको विज्ञान और मैथ पूछा जाएगा 60 नंबर का। क्लियर है? अब समझ गई? अगर आप विज्ञान वर्ग से हैं, आपने बीएससी किया है, आपने मान लीजिए बीएससी किया है, किसी ने बीए किया है, तो किसी ने कॉमर्स किया है, तो कॉमर्स वाला भी इसी सामाजिक विज्ञान में देखिए, कॉमर्स और आर्ट ये दोनों क्या होंगे, ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आएंगे। अगर आपने बीएससी किया है तो आप क्या करेंगे, आप विज्ञान वर्ग के अंतर्गत आएंगे। तो फैन जरा आप कर दीजिएगा। अब आप समझ, पहले तो पेपर समझो। मैं पूरा, मेरा तो विषय हिंदी है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारी चीज़ें, उस फैन को चालू कर दीजिए पीछे बैग वाले। तो आपको कहने का मतलब यह है कि देखिए, दो चीज़ें हैं। सबसे ज़रूरी यह है, पढ़ने से पहले हमें उसका पूरा प्रारूप जानना चाहिए कि अगर ये इसका प्रारूप है और इसमें कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं, हम उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग बनाइए। जब तक आप कोई योजना नहीं बनाएंगे तो आप मान लीजिए इसको हिंदी पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आप जान जाएंगे कि हमारा इस पर कितनी पकड़ हो सकती है। जब आप पढ़ेंगे तो पढ़ते समय आपको मालूम हो जाएगा ना कि हमारी कमजोरी क्या है, हम किस विषय में हम फाइट कर सकते हैं, किस विषय में हम कितना नंबर ले आ सकते हैं। तो ये आप देखिए, तो आप में मैंने कहा कि इसमें आप अगर 50 नंबर प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि हिंदी क्या है, आपकी लैंग्वेज है, कॉमन रूप से जानते हैं, तो अगर ये दोनों में 50 नंबर प्राप्त करते हैं, 30 नंबर ये है, 15 नंबर आप पाते हैं, तो क्या हुआ आप देखिए, 15 इसमें आप 50, 10, 60, 5, 65 नंबर हो गया। तो इसमें 60 नंबर है, अगर 60 में कुछ भी करते हैं तो 30 नंबर पाते हैं, तभी तो रिजल्ट निकल गया। आप प्लानिंग के हिसाब से काम नहीं करते हैं। बात समझ गए कि नहीं समझ? इसीलिए सीटेट का रिजल्ट क्या होता है, आप देखिए 10%, 7%, 8%, कभी 14%, माने इस तरीके का होता है। तो दूसरी चीज़ ये भी होता है कि इसमें कोई भी चीज़ आपको, जैसे कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं, चैप्टर तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वही चैप्टर अनुभव के आधार पर ही पूछे जाते हैं। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सब आपको प्रैक्टिकली पूछा जाता है, अनुभव के आधार पर। आपको किताब से केवल एक सहारा भर मिलेगा, समझ रहे हैं? सारी चीज़ें प्रैक्टिकली उसी किताब से, उसी चैप्टर से होगा, लेकिन प्रैक्टिकल रूप में होगा कि क्या आप उसकी पूरी बारीकियां जानते हैं कि नहीं। तो जब तक आप पूरी बारीकी नहीं जानेंगे तब तक ये थोड़े नहीं, आपको ये नहीं दिया रहेगा कि कबीर की रचना क्या है। अगर ये पूछता तो सभी लोग कर लेते। अब कबीर से संबंधित तथ्य दे दिए जाएंगे, उस तथ्य को आप समझ रहे हैं कि नहीं। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। अब तो समझ गए? बोलिए, अब जानकारी हो गई कि नहीं होगा? तो पहले देखो कुछ नहीं, पहले आप यहाँ भी बताया जाता है
और उसके अलावा आप क्या करते हैं, मार्केट में बुकें उपलब्ध हैं, बुक को देख लीजिए जो मैंने बताया। उसके बाद आप हमारे बदौलत तो बैठे नहीं रहेंगे, आप कोई न कोई बुक लेंगे ही। तो उस बुक का भी आप बुक का लेकर आकलन करिए कि सर ने जो बताया है, ठीक, उसको थोड़ा आप रिवीजन करिए, क्योंकि आप पढ़े हैं तो उसके आधार पर ये आप निष्कर्ष निकालेंगे कि अगर हम मेहनत करें और इस चीज़ में इस तरीके की मेहनत करें तो निश्चित ही हम इसको क्या करेंगे, सफल बना सकते हैं। अब समझ में बात आ गई। अब दूसरी चीज़ यह है, अब मैं अपने सब्जेक्ट में आता हूँ, ठीक। अब देखिए दो चीज़ें हैं। मैंने बताया कि आपको शिक्षण सिद्धांत आएंगे, कि शिक्षण सिद्धांत में पहले ही चलेगा अधिगम। क्या? अधिगम। अधिगम माने होता है सीखना। अधिगम माने क्या होता है? अधिगम मीन्स क्या होता है? सीखना। तो सुनिए, पूरी बात समझ लो। अभी आज पूरी बात आप समझ लीजिए। ये जो अधिगम लिखा गया, यह आप अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे, सुनिए, गणित में भी पढ़ेंगे, सोशल साइंस में भी पढ़ेंगे। तो अधिगम अगर केवल कहा गया तो अधिगम आप मैथ में भी अधिगम चलेगा, हर सब्जेक्ट में, हर में क्या है, अधिगम चलेगा। लेकिन हम आपको क्या पढ़ाएंगे? भाषा अधिगम। क्या पढ़ाएंगे? भाषा अधिगम। अब जान गए कि नहीं जान गए? माने भाषा में, भाषा को सीखना, लैंग्वेज का। तो देखिए, अधिगम तो आप सीडीपी में पढ़ेंगे, बार बार सीडीपी कहते हैं कि हमें सीडीपी पढ़ना है, तो सीडीपी पढ़ेंगे तो सीडीपी में अधिगम आएगा, टीचर आपको अधिगम पढ़ाएंगे। लेकिन उस अधिगम में हम भाषा अधिगम की जो विशेषताएं हैं, भाषा अधिगम से संबंधित है, वह चीज़ें हम क्या करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। अब बात समझ में आ गई बात। दूसरा होगा भाषा अर्जन। अर्जन माने होता है अर्जित करना, ग्रहण करना, कितना आपने सीखा। अर्जन माने क्या होता है? अर्जित करना या ग्रहण करना। मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, तो उसमें से आपने कितना उसको ग्रहण किया। तो वो ग्रहण हम कैसे मानेंगे आप ग्रहण किए? जब हम आपसे प्रश्न करेंगे, आपने प्रश्न का जब उत्तर देंगे, तभी न हम जाने कि आप क्या किए, उसको ग्रहण किए। समझ गए? तो जो जो भी चीज़ें मूल्यांकन में है, तो आप क्या करेंगे? भाषा अर्जन पढ़ेंगे। हाँ, डिफरेंट है, वो चीज़ें आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। यही बारीकियां तो आपको पकड़नी होंगी, यही बारीकियां क्या होंगी? पकड़नी होंगी। अब आप देखिए, उपचारात्मक। भाषा में क्या है? उपचारात्मक, ठीक है। परीक्षण होता है उपचारात्मक परीक्षण। इसके बाद है निदानात्मक परीक्षण।
अब आप देख रहे हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि हम जो भी पढ़ाएंगे इसके ये चीज़ें सुनिए, ये सारी चीज़ें निदानात्मक, मूल्यांकन, उपचारात्मक, अर्जन, अधिगम, ये सब विषय में है। ये किस में है? सारे विषयों में है। अंग्रेजी पढ़ेंगे उसमें भी है, संस्कृत पढ़ेंगे उसमें भी है, बात समझ रहे हैं। सोशल साइंस पढ़ेंगे उसमें है, सब में है। मैथ पढ़ेंगे तो उसमें भी है। ये चैप्टर सारे में हैं। अब इसकी अलग अलग थोड़ी बारीकियां होती हैं कि आप मैथ में अगर है तो अधिगम कर रहे हैं, उसकी थोड़ी विशेषताएं अलग होते, तो अलग अलग चीज़ें आप क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अब बात समझ में आ गई। मेन चैप्टर ये अधिगम है, अर्जन है, उपचारात्मक परीक्षण है, निदानात्मक है, मूल्यांकन है। इसके बाद आ जाता है, सुनिए जरा, गृह कार्य से संबंधित आपसे पूछे जाते हैं, तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे गृह कार्य है, बच्चों को देना है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो अलग अलग तमाम चीज़ें होंगी। अभी इसका थोड़ा सा विस्तारित रूप आपके सामने आएगा। अब आप केवल एक कॉमन रूप से समझ गए कि हमें क्या पढ़ना होगा। अब दूसरी चीज़ है, देखिए व्याकरण में दो चीज़ें होंगी। अब व्याकरण में गद्यांश आएंगे, हिंदी में क्या आएंगे, गद्यांश। हाँ हाँ, ये हिंदी का है, मेरी बात समझो, ये हिंदी का है, यही सीडीपी में पढ़ाया जाता है। हाँ, तो आप नहीं समझ रही हैं, आप लोग सही नहीं समझती हैं। हाँ, तो ये सब सीडीपी का, यह हिंदी सीडीपी है। यही पेडागोजी में यही आप पढ़ेंगे। जो पेडागोजी सर पढ़ाएंगे तो केवल क्या इसमें हट जाएगा, भाषा। क्या हट जाएगा? अधिगम सीडीपी में भी पढ़ना है। सुनिए, अधिगम क्या है, सीडीपी में भी पढ़ना है। और सीडीपी यह क्या है, जब भाषा अधिगम कर दिया जाएगा तो हिंदी का सीडीपी हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? सबका पेडागोजी है, लेकिन सुनिए, लेकिन क्या होता है कि सभी टीचर अपना अपना पेडागोजी पढ़ाते नहीं हैं। बात समझ रहे हैं? सभी लोग अपना अपना सीडीपी, अपना अपना विषय नहीं पढ़ाते हैं। केवल क्या करेंगे, हिंदी का आया व्यक्ति वह व्याकरण पढ़ा दिया, वह जो अगला सीडीपी पढ़ा रहा है केवल वही पूरा सीडीपी को देखेगा। लेकिन नियम नहीं है उसका। नियमतः तो यह है कि जब अलग अलग टीचर जो हैं अपने अपने विषय की सीडीपी पढ़ाएंगे, तब जा कर के कि सही कंटेंट आपको मिलेगा। बात समझ रहे हैं? तो जितने भी अध्यापक, मतलब हम देखते हैं प्रायः कि जितने भी लोग आते हैं तो हिंदी व्याकरण पढ़ा करके निकल गए, और दूसरी चीज़ है सीडीपी वाला। अब वो भाषा का सीडीपी तो पढ़ाएगा नहीं, वह केवल सीडीपी पढ़ा करके निकल जाते हैं। तो मैं जो भी पढ़ाऊँगा तो यहाँ मैं क्या बताऊँगा आपको, हिंदी सीडीपी। यही सीडीपी उसमें भी है, सब में है। बात समझ रहे हैं? अब कहाँ कहाँ उसकी बारीकियां हैं, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अब जान गए? हाँ, नहीं, व्याकरण भी 15 नंबर का होगा, सीडीपी भी कितने नंबर की होगी, 15 नंबर। कम नहीं होता, दोनों इक्वल होते हैं। दोनों का डिवाइडेशन कर दिया गया है हाफ हाफ के रूप में, कि 15 नंबर की हिंदी की सीडीपी होगी और 15 नंबर हिंदी का व्याकरण होगा। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि व्याकरण कम होता है, सीडीपी अधिक होती है, जब 15-15 नंबर का डिवाइडेशन कर दिया गया। अब समझ गए? अब इसके बाद व्याकरण में क्या होता है, एक गद्यांश या पद्यांश
प्लस क्या होता है, सुनिए यहाँ, व्याकरण। तो आपको गद्यांश, सुनिए, गद्यांश हो या पद्यांश दिया होगा, इसमें से 6-7 नंबर, 7 नंबर का इससे पूछा जाता है क्वेश्चन। कितने नंबर का? 7 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई गद्यांश दे दिया जाएगा, उससे आपको क्या बोले जाएगा, प्रश्न, क्या प्रश्न दिए रहेंगे, उस गद्यांश से आपको 7 अंक का क्या है, 7 नंबर का पूछा जाएगा। व्याकरण में क्या है, 8 नंबर करीब व्याकरण से पूछे जाएंगे। व्याकरण में संधि है मुख्य रूप से, प्रत्यय, उपसर्ग, क्या, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि, समास, ये 4 चीजें तो विशेष रूप से पूछी जाते हैं। क्या? अब देखिए, समास पूछने के लिए उसमें देखिए आपको संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है और क्रिया विशेषण है। और एक चीज हो जाता है कारक। ये चीजें आपसे पूछी जाएंगी। माने इतना ग्रामर में ये पूछा जाएगा, इतना इसमें पूछा जाएगा। अब समझ गए? तो जब तक देखिए, जब तक आप पेपर के पैटर्न को नहीं समझेंगे, तब तक आप कुछ भी पूरा पढ़ डालिए, आप कुछ भी कर नहीं पाएंगे। तो आप क्या करें, पूरे पेपर के पैटर्न को पहले उसको पढ़ें, उसकी थिंकिंग कर लें कि ये क्या दिया, क्योंकि यहाँ पढ़ाने के बाद आपको डाउट न रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं वह क्या चीज़ है, कितने नंबर की आती है, कैसे आती है, यह सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो जब भी आप क्या करते हैं, टॉपिक पर आते हैं, तो टॉपिक पे आने से पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट क्या होने चाहिए, क्लियर हो जाने चाहिए। अगर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप पढ़ना शुरू कर दिए, तो बाद में आप क्या करेंगे, बार बार उसमें पूछेंगे कि ये जो पढ़ाया जा रहा है ये क्या है, कितने नंबर का आता है, कैसे आता है। ये सारी चीज़ें डाउट आप पहले ही क्या करिए, क्लियर कर लीजिए। अब बात समझ में आ गई? हाँ, कारक दिया गया है। देखिए 2 चीज़ें, कारक भी पूछता है। ये मेन टॉपिक हैं, उसमें सिलेबस में तो बहुत दिया गया है, लेकिन जो आज तक की थिंकिंग है, जैसे आप पेपर उठा करके देखेंगे तो सिलेबस आप देखेंगे तो सिलेबस बहुत बड़ा है उसमें व्याकरण का, लेकिन यही चीज़ें कॉमन रूप से पूछी जाती हैं। तो क्या आप बताइए, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं तो ये चीज़ें संभव हैं कि नहीं संभव हैं? बिल्कुल संभव हैं। कि अब 25 में मैंने कहा 30 नंबर, तो 100 की गारंटी कोई नहीं देता है। अगर 25 नंबर आप पा जाते हैं तो आपका कितना होता है, 50 नंबर। 60 नंबर का आपको आता है, सुनिए, 60 नंबर का सोशल साइंस आता है। अगर 50% न पा कर के 40 नंबर पाते हैं तब वो तो 90 नंबर हो गया। CDP आप लोग कहते हैं कि बड़ा कठिन है, तो हम ये सोचते हैं आप 10 नंबर पाइए 30 में, तब भी तो 100 नंबर हो गया। आप बोलिए, जिसको आप ये, जैसे बच्चे डरते हैं कि नहीं CDP बड़ी कठिन है, तो हम मानते हैं आप 30 में 10 ही नंबर पा गए। ये
पास होने के तरीके बता रहे हैं। अगर आप 10 ही नंबर पा गए, 60 में 40 पा गए और वहाँ 60 में 50 पा गए, इसमें आपको 50 पाना आसान होगा, होगा कि नहीं होगा? तब बताइए क्यों नहीं निकलता है रिजल्ट? इसकी बात की आप थिंकिंग करिए कि आखिर हमारे रिजल्ट क्यों नहीं निकलते हैं। अब बात समझ गए? आखिर आपके रिजल्ट क्यों नहीं निकलते हैं? इसका मतलब है कि आप सही चीज़ नहीं जानते हैं, सही पहले उसके कॉन्सेप्ट को, जो अगर आपने सीटेट की तैयारी करना है तो पहले पूरे उसके कॉन्सेप्ट को आप क्या करिए, देख लीजिए, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए पेपर के रूप में, उसके बाद आप पढ़ना शुरू करिए, तो आपको के रिजल्ट कैसे नहीं निकलेंगे। लेकिन लोग ऐसा करते नहीं हैं, अब पढ़ते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं। अरे भाई पहले तो आप जान लीजिए ना कि इसकी क्या बारीकियां हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या पूछी जाएंगी। अब तो हिंदी में क्लियर हो गया। अन्य टॉपिक के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, चाहे कोई भी विषय हो, कि पेपर के प्रारूप क्या होंगे। तो 120 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अब आप देखिए, सबसे पहले हिंदी में पूछा जाता है उपसर्ग। क्या आता है? उप माने, सुनिए क्या है? वही है, पेपर 1 हो या पेपर 2। आप 1 से 5 में देंगे कि 6 to 8 में? 6 to 8 में है, तो क्या इसमें दिक्कत है? देखिए आप, पचास, हाँ 60 मार्क। अच्छा, सुनिए भाषा में, सुनो, भाषा भाषा में 2 सब्जेक्ट आपको चयन करना होगा, ठीक? जैसे देखो, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी। इसमें से आप 2 सब्जेक्ट लेंगी। क्या लेंगी? 2 सब्जेक्ट। कौन कौन लेंगी? और हिंदी, इंग्लिश। तो हिंदी 30 नंबर, अंग्रेजी कितने का? 30 नंबर। कितना नंबर हो गया? 60। कितने नंबर हो गए? 60 नंबर। शिक्षण मनोविज्ञान, चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, बाल विकास मनोविज्ञान। अब दूसरा क्या होता है जिसको आप CDP कहते हैं, यह कितने नंबर का? 30 नंबर का। क्या यह कितने नंबर का आएगा? 30 नंबर का। इसके बाद तीसरा है सामाजिक विज्ञान, साइंस से हैं।
अब आप जोड़ लीजिए, 60, 60, 120, 30, 50, कुल क्या हो गया? कुल कितने अंक हो गए? 150। अब समझ गई? अब भी कोई डाउट हो तो बताओ। हाँ, ये पेपर 2 का है। यह पेपर क्या है? 6 to अर्थ। सिक्स टू अर्थ लिख दिया, यहाँ लिख दिया गया 6 to अर्थ। इसे हम क्या कहते हैं? पेपर 2। पेपर 1 को इसे हम क्या लिखेंगे? पेपर 2। अब समझ में बात आ गई? अब समझ गई? तो आप देखिए, 60, 30, 90 प्लस 60, 150 नंबर हो गया ना। अरे भाई, आप सामाजिक वर्ग और विज्ञान वर्ग में चाहे सामाजिक विज्ञान लीजिए, चाहे विज्ञान वर्ग में लीजिए या आर्ट वर्ग में लीजिए। बात समझ गए? अगर कॉमर्स भी है, कॉमर्स भी क्या है? सामाजिक विज्ञान में आएगा। क्या आएगा? कॉमर्स। ये 3 वर्ग होते हैं, कॉमर्स और विज्ञान वर्ग। 3 वर्ग होंगे, कॉमर्स होगा, कला वर्ग होगा और विज्ञान वर्ग होगा। इन 3 वर्गों में से आपको क्या करना है? लेना है। तो आप देखिए, सबसे पहले देखो, जरूरी है कि जब तक आपको मैंने बताया बार बार समय मैं बर्बाद कर रहा हूँ इसमें, कि मतलब आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि पूछा क्या जाएगा, किस विषय से कितना आएगा। ये जब तक जानकारी नहीं रहेगी तब तक, अब जब ये चीज़ें दी गई, अब इसके अनुसार आप जब धीरे धीरे पढ़ेंगे तो आप ये अपने को अनुमान करेंगे कि मेरा जो इंटरेस्ट है या मेरी पकड़ जो हो रही है, किसमें अधिक ज़्यादा हो रही है। समझ रहे हैं? किसको हम आसानी से कर सकते हैं, इसमें हम अधिक नंबर पा सकते हैं। तो जिसमें आदमी अधिक नंबर पा सकता है उसमें ज़्यादा मेहनत करता है कि हमको इसी से नंबर ले आना है। अगले को भी तो पढ़ना है, तो हमको इसी से क्या करना है? नंबर ले आना है। तो आप क्या करेंगे? इस तरीके की चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? बोलिए। यह ज़रूरी है, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो नहीं हो पाएगा। तो थोड़ा सा देख लीजिए आप, ठीक है? तो हिंदी व्याकरण में पहला अट्रैक्शन क्या होता है? उपसर्ग। क्या होता है? उप का अर्थ है समीप। उप का अर्थ क्या है? समीप। सर्ग का मतलब होता है रचना या निर्माण। ये शाब्दिक अर्थ है। ये कौन सा अर्थ है? शाब्दिक अर्थ है। अब इसमें आपको दिया गया कि यह उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है रचना या निर्माण। अब इसकी परिभाषा किस सेंस में बनती है?
वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर मूल शब्द के अर्थ में उन्हें उपसर्ग कहते हैं। उन्हें उपसर्ग कहते हैं। ये इसकी परिभाषाएं हैं। तो देखिए, उपसर्ग की परिभाषा है वे शब्दांश जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। नहीं, प्रारंभ में। हाँ, अभी आप बात समझेंगे। उपसर्ग वाले में क्या होते हैं? दो शब्द होते हैं। क्या होते हैं? दो शब्द। जैसे दिया गया अनुकूल, लिखा गया, यह लिखा गया अनुकूल। अब इसमें मैंने बताया कि दो चीज़ें होंगी किसी भी शब्द में, उपसर्ग और क्या होंगे? मूल शब्द। क्या होंगे? मूल शब्द। आप जब किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, जैसे आपने पढ़ा अनुकूल, अनु के बाद रुकना पड़ रहा है कि नहीं? अनुकूल शब्द का उच्चारण करते समय प्रारंभ में हमें ब्रेकिंग लेनी पड़ती है। जैसे आपने कहा अनुकूल, अनुकूल बोल देते हैं, लेकिन सही उच्चारण क्या है? अनुकूल। तो जैसे ही किसी शब्द के उच्चारण में प्रारंभ में ब्रेकिंग होगी, उसे हम क्या कहेंगे? उपसर्ग। क्या कहेंगे? उपसर्ग। तो अनु उपसर्ग हो गया, और कूल क्या हो गया? मूल शब्द। क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। अब समझे कि नहीं समझे? आपको करना क्या होगा कि आपको सही प्रोनाउंसिएशन माने उच्चारण, हम और आप क्या करते हैं, हेलो हेलो हेलो, हाँ देखिए इधर तो दिया गया आपको कि जब भी आप क्या करेंगे, मूल शब्द, जैसे आपने देखा, ये समझ में बात आ रही है? जहाँ जैसे ही रुकना पड़ता है, थोड़ा आपको धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे दो चार शब्द आपको बताए जाएंगे। जैसे लिखा गया उपकार, उपकार, अगर कार लिख दिया गया तो आप कहीं रुके नहीं ना, सीधे कार कह दिए। अगर लिखा गया उपकार, सही क्या है? उपकार।
तो पढ़ते समय आपको प्रारंभ में ब्रेकिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। तो यहाँ क्या लिखेंगे? उपसर्ग हो गया और कार क्या हुआ? मूल शब्द हो गया। जैसे आपने लिखा प्रतिदिन, दिन लिखना है। आप देखिए, दिन को पढ़ना है तो कहीं ब्रेकिंग हुआ? नहीं ना। दिन को अगर आप पढ़ते हैं, दिन कहीं नहीं रुके। अगर आपसे को पढ़ना होगा प्रतिदिन, प्रति अलग हो गया, दिन अलग हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या होते हैं? सुनिए, ऐसी स्थिति में क्या होते हैं? उपसर्ग। तो आज उपसर्ग जाने, बोलिए। हाँ, अच्छा, जैसे आपने कहा, देखिए, आ जन्म, आप पढ़िए, आ जन्म, आपने बोला आ जन्म। आ माने तक, जन्म माने क्या होता है? जन्म तक। तो आ उपसर्ग हो गया और जन्म क्या हो गया? मूल शब्द हो गया। आ क्या हुआ? उपसर्ग। हाँ, अगर अब जैसे मान लीजिए कह दिया गया कि जन्म में उपसर्ग है कि नहीं, पूछा गया कि जन्म शब्द में उपसर्ग है कि नहीं, तो आप जन्म जब सीधे पढ़ ले रहे हैं तो आप कहेंगे उपसर्ग नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? तो यही खेल है, कुछ नहीं। देखिए, पढ़ाने के तरीके होने चाहिए। अब उसको आप कैसे यह करेंगे, पढ़ने वाले के ऊपर है। अब इससे सरलीकरण क्या हो सकता है? इससे सरलीकरण क्या हो सकता है? जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी जान लेगा। अच्छा सुनिए, जब इतना आप जान लेंगे तो अगर उसमें कहीं और कुछ बारीकियां दी रहेंगी तो आगे भी पकड़ सकते हैं। पहले इतना जानना आपको क्या है? जरूरी है। इतना जान लिए तो अगर कुछ और भी बारीकियां आएंगी तो उसको आप क्या करेंगे? पकड़ लेंगे। अगर इतना ही नहीं जानते हैं तो फिर बारीकियां जब आएंगी तो कैसे पकड़ेंगे? किसी भी चीज़ का, किसी भी विषय का, किसी भी टॉपिक का पहले क्या होना चाहिए? मूल बातें जाननी चाहिए। जब मूल बातें ही छोड़ करके आप आगे जानना चाहते हैं, इसीलिए क्या हो जाती है? दिक्कतें आती हैं। तो ठीक है, आज की बात इतना है।